अफसोस मैं तुम्हें समझ नहीं सका। मैं गांव से शहर गया था किसी काम के सिलसिले में। वापसी भी सोचा कि थोड़े फल ले जाऊं, घर वाले खुश हो जाएंगे। फलों की दुकान पे मोटरसाइकिल खड़ी की और फलों को एक एक दाना खाकर और पकड़कर देखने लगा और औरतों की तरह दुकानदार से भाव ताव करने लगा। कीमत तय कर लेने के बाद फलों के दोनों थैलों समेत खुद को बाइक के हवाले किया और गांव की तरफ रवाना हो गया। मैं जब अकेला सफर करता हूं तो मेहदी हसन या जगजीत सिंह की गजलें गुनगुनाने लगता हूं और ये मौका मुझे मिलता भी उसी वक्त है जब मैं अकेला होता हूं, क्योंकि दूसरा शख्स मेरे सुर बर्दाश्त नहीं कर पाता। बस फिर मैं शुरू हो गया। कुल मिला के 5-6 गजलों की ही मुसाफत थी। आपको देखकर देखता रह गया, क्या कहूं और कहने को क्या रह गया। मैं जगजीत सिंह की यह गजल पूरे मजे से गा रहा था कि रास्ते में एक लड़की ने हाथ से रुकने का इशारा किया। मैंने बाइक से पहले गजल को रोक देना मुनासिब समझा और फिर इसके सामने ब्रेक लगा दी। लड़की ने दुपट्टे के नकाब से अपना हुस्न ढांपा हुआ था। शाम का वक्त था, ट्रैफिक भी उस रोड पर ज्यादा नहीं थी। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी, लिफ्ट कराई नहीं। आम लड़कों की तरह मैंने भी लिफ्ट दे दी। दो मुखालिफ जिन्स जब यूं करीब हों तो जज्बात का उभरना लाजमी है। बस फिर वही हुआ कि वो मेरी सोचों से होती हुई मेरे आसाब पर छाने लगी। उसके बैठने का अंदाज ऐसा था जैसे हम दोनों एक दूसरे के आशना हों, लेकिन इससे पहले हमारी गुफ्तगू या मुलाकात नहीं थी। औरत हो और बातूनी ना हो बहुत कम मिलता है, लेकिन पहली मुलाकात तकल्लुफाना ही हुआ करती है। सो यूं थोड़ा शर्माते लजाते इस्लाम दुआ के बाद बातों का सिलसिला और फिर सवाल और जवाब शुरू हो गए, जैसे मैं किसी साइंस की किताब जुबानी सुनाने के लिए किसी मुम्तहिन के सामने खड़ा हूं। कहाँ के हो, क्या करते हो, शादी हो चुकी है या नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सवालात उसके निस्वानी आवाज में हरगिज निरे नहीं लग रहे थे, बल्कि दिमाग की नसों में गर्मी की बारिश के कतरों की तरह ताजगी भर रहे थे। इस सफरी मुलाकात को तवालत देने के लिए और इस पर अपनी धाक जमाने के लिए मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार बिल्कुल कम कर दी। उसके सामने मुझे हर पहलू, चाहे वो तालीमी हो, माशरती हो या निजी हो, मैं खुद अच्छा साबित करना था। सो मैं गुफ्तो शुनीद में मिठास और अंग्रेजी जुबान का सहारा ले रहा था। नाम पता से लेकर मोबाइल नंबर और घर के अफराद तक सब कुछ मैं बता चुका था। आमतौर पर लड़के लड़कों और लड़कियां लड़कों या अपनी हमजिन्स को पहली मुलाकात में इतने जाती सवाल नहीं बताया करते, लेकिन क्या करूं कि इंसान में एक नफ्सी हैवान भी रहता है। उसने मेरा नाम पूछा और फिर मोबाइल नंबर मांगा। मैंने इंग्लिश में फरफर नंबर बताया। नंबर डायल करके बोली, मैंने आपका नंबर वाजिद के नाम से सेव कर लिया है। मेरा 987 है लास्ट में, इसे कंवल के नाम से सेव कर लेना और जब कभी भी मिलना चाहो तो राब्ता कर लेना। समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ इसके बारे में मैं सोच रहा हूं, क्या वो भी वही सोच रही है। शायद ऐसा हो सकता था। मन के भेद कौन जाने, लेकिन अब तो वो खुलकर बातें करने लग गई थी और मैंने भी अपनी शर्म उतार फेंकी। एकदम उसने पूछा कि जगह है आपके पास। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगी कि पागल रात हो रही है, समझ नहीं आता मैं क्या चाहती हूं। नहीं तो मैं ले चलूं कहीं? मैंने जवाबन शर्माते हुए कहा, नहीं, जगह का कोई मसला नहीं। मैं तो तुम्हें तभी समझ गया था जब आप कांधे पर हाथ रखकर बैठी थी और मेरा और मुंह में ही था कि उसने कहा, अच्छा ये बताओ कितने पैसे दोगे? आप कितने पैसे लेती हैं? मैंने सवाल पे ही सवाल कर दिया। बोली 1000। 500 अगर ज्यादा दे सकते हो तो आपका शुक्रिया भी। शुक्रिया? इसका शुक्रिया कहने का अंदाज मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ था। शुक्रिया मतलब? मैंने मोटरसाइकिल रोक कर पूछा। वो नीचे उतरकर बोली, कुछ नहीं, बस वैसे ही, कोई ऐसी बात नहीं। आप जितने भी दे देना, और हाँ, मुझे घर के करीब उतार देना, ज्यादा दूर की नहीं हूं मैं। वो जैसा कि मेरे शुक्रिया वाले सवाल को ही खा गई हो, ऐसे कि जैसे उसने मेरी बात ही टाल दी हो। घर में और कौन कौन है? ये सवाल मैंने थोड़े सख्त लहजे में किया। मैं और मेरे 2 बेटे। उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। बेटों का सुनकर मेरे सवाल और मेरा जहन बदल रहा था। तो आपके बेटे अकेले हैं घर में, आपका इंतजार कर रहे होंगे, रात हो रही है। मेरे इस हैरत ज़दा सवाल पर उसने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, उनको ये पता है कि मामा काम पर गई है, इशा से पहले या इशा तक आ जाएगी। खाना वगैरह तैयार करके आई हूँ। आप फिक्र न करें और ना ही इतने सवाल जवाब करें। अगर कुछ करना है तो जल्दी करें, टाइम बहुत हो गया। मैंने इशा तक घर जाना है, नहीं तो मुझे यहीं उतार दे, मेहरबानी होगी।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरे सवाल और सोचों का महवर बदल गए थे। अब तो मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और मैं गुस्से से बात करने लग गया कि 2 बच्चों की माँ हो, शर्म करो। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है कि कामकाज कर सकती हो या जॉब वगैरह। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे डांट रहा हूं। वो रो रही थी, बार बार आंखों पे हाथ फेर रही थी, उसके आंसू निकल रहे थे। वो नकाब उतार कर दुपट्टे से आंखें साफ करने लगी और बताने लगी कि काम तो करती हूँ शाम तक, एक घर में सुबह, एक घर में दोपहर से शाम तक, बस काम से ही फारिग होकर बाहर निकली थी। अब वो बात करते हुए ज़ारों के तार रो रही थी और मुझे उस पर अब गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से से सवाल कर रहा था, क्यों निकली? ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि ये सब? अपनी बात अब वो रोकर सुना रही थी, जैसे कि उसको इल्म हो गया हो कि मैं अब उसके काबू नहीं आने वाला। वो कड़वा सच बोले जा रही थी और मैं खामोशी से उसका दुख सुन भी रहा था और महसूस भी कर रहा था। मेरे 2 बेटे हैं, मैं उन्हें अच्छे स्कूल में भेजती हूँ। उनके अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीदें मुझे मायूस नहीं होने देती। मैं पहले फैक्ट्री में काम करती थी, घर का राशन और उनकी फीस बमुश्किल पूरी हो जाती थी, मगर फैक्ट्री में लड़के छेड़छाड़ करते थे। 3 महीने पहले मुझे बहुत मजबूर होकर फैक्ट्री छोड़ना पड़ी। अब घरों में काम करती हूँ, राशन पूरा हो जाता है, मगर स्कूल की फीस की वजह से मेरे दोनों बच्चे घर बैठे हैं। उन्हें प्रिंसिपल ने निकाल दिया और कहा तब आना जब फीस होगी। मैं खुद भी स्कूल गई, प्रिंसिपल से बात की, फीस के लिए कुछ दिन मांगे, मगर मायूस होकर घर आई। बच्चों की फिक्र से मेरा चैन, सुकून, नींद सब ना जाने किधर चले गए हैं। आप मुझे यूं ना देखें, मैंने तो कल रात भी अपने जिस्म का सौदा किया, कुछ पैसे मिले, थोड़े कम थे तो आज शाम को निकली हूँ, इसी उम्मीद पे कि आज फीस पूरी हो जाए तो सुबह बच्चे स्कूल चले जाएं। तो बस इसीलिए ही जिस्म बेचा है। रात भर मैंने अपने बच्चों की फीस देनी थी। मैंने कपकपाते होंठों से पूछा, कितनी फीस है बच्चों की? कहने लगी 6000, मगर कल रात को 2000 हो गया था। मैंने इरादा किया पैसे देने का और सोचने लगा कि हम लोग कितने पत्थर दिल हो चुके हैं। अफसोस की बात है ना कि मैं और मेरे जैसे लोग कभी भी किसी ऐसे शख्स की मदद नहीं करते जब तक उनका दुख उनकी जुबान और चेहरे पे अया ना हो जाए। मैंने कमल से माफ़ी मांगते हुए कहा कि मुझे इस बात पर भी माफ़ कर देना जो मैंने आपको कहा था कि मैं तुझे तभी समझ गया था जब आप कांधे पर हाथ रख कर बैठी थी, मगर अफसोस मैं तुम्हें समझ ना सका। अपने बटवे से 5000 निकाला और उसके हाथ में रख दिया। साथ ये भी कहा कि मैं आइंदा ज़रूर आपको कॉल करूंगा और आपसे मिलता रहूंगा। अब मैं दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि ये फ्रूट इसलिए लिया था कि घर वाले खुश हो जाएंगे। हमें अपनों की खुशियां कितनी अजीज हैं। हम बेहिस लोगों को दूसरों का एहसास तक नहीं। हमें अपनी बसात के मुताबिक इंसानी रिश्ते को भी तो अहमियत देनी चाहिए। कमल का रोना देखकर मेरी जाहिरी आंखें नम हो गई थी और अंदर से मैं धाड़े मारते हुए रो रहा था। वो मुझे मालो जर की, खुशियों की, लंबी उम्र की ढेरों दुआएं दिए जा रही थी और मैं शर्मिंदा हो रहा था खुद से, अपनी जिंदगी से, अपनी सांसों से। कमल की हालत देखकर मेरा कलेजा फटे जा रहा था। उसकी दास्तान मुझे शर्मिंदा कर रही थी। मुझे अपने होने पे दुख हो रहा था कि मेरी सांसें क्यों चल रही हैं। हम जैसों को तो मर जाना चाहिए। हम बहुत खुदगर्ज लोग हैं। हम वो लोग हैं जिन्हें किसी का एहसास तक नहीं। हमने एक दूसरे को नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया और आखिर में उसने कहा, खुदा तुझे लंबी हयात दे। मैंने कहा, कबूल हो, बरअक्स हो।